मेरी कोशिश ये है कि मैं जो कुछ भी आता है वो आपको बता सकूं। ये मेरे वीडियोस जो हैं ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो जैसे कि पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, नीट हुआ, नेट एग्ज़ाम्स हुए, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए जिनमें बायोलॉजिकल साइंसेस पूछी जानी है। इवन अगर आप 10+2 लेवल में पढ़ते हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, सभी कंडीशंस में, सभी लेवल पर ये आपके लिए काम आएंगे। आज हम लोग पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। जितने भी जीवधारी दुनिया में होते हैं, इन सबको ज़िंदा रहने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जीवन पर्यंत सभी जीवधारियों को पोषण लेना पड़ता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, for their development, for growth, for their repair processes, and also for regulating the metabolic activities in the body. For metabolic activities we need biological energy, and that biological energy is being provided by the nutrition of the food which is being taken from the outer environment. जितने भी जीवधारी हैं, चूँकि उनको पोषण की अलग अलग विधियाँ होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इस तरह से भोजन के पोषण की जो विभिन्न विधियां हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर लाइफ और फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ. Nutrition is an essential biological process. It is an essential physiological process by which the plant or animal either make their food or they obtain their food, and that food is used for their metabolic activities, for their biological processes, for their growth, development and repair, etc. जितने भी जीवधारी हैं ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और इस भोजन को बनाने के तरीके, या तो अगर वो स्वयं पोषी हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर यदि परपोषी हैं तो वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। पर वो जो भोजन लेते हैं वो भोजन उनके शरीर की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर हम वर्गीकरण के दृष्टिकोण से बात करें कि पोषण कितनी विधियों का होता है, तो इसकी कई प्रकार होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, एंड बेसिकली द न्यूट्रिशन इज बीन क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज। पोषण की 3 मुख्य विधियाँ होती हैं। पहली विधि दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic organisms are those which are capable of synthesizing their own food. They need some inorganic material from the outer environment and then they form their own food. They are not dependent on any other material. They only need either the solar energy or some sort of element or some chemicals which is capable of providing the food to these organisms. Autotrophs are also called as holophytic type of organism. Autotrophs को हम लोग holophyte भी कहते हैं. And these autotrophs are of 2 type. जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो स्वयंपोषी होते हैं, जो स्वयंपोषी हैं, इनको दो मुख्य प्रकार का बताया जाता है. एक जिसे हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉफिक, ये रासायन संश्लेषी होते हैं. ये विभिन्न रसायनों की मदद से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं. और दूसरे होते हैं फोटोट्रॉफिक, जो कि सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से करते हैं. जो रसायन पोषी होते हैं, इनको कुछ विशेष रसायन चाहिए होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया की, तो इसको केवल सल्फर मिल जाए, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. दूसरा है आयरन बैक्टीरिया. ये केवल आयरन के अगर अणु मिल जाते हैं, इनको आयरन एलिमेंट मिल जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे. नाइट्रोबैक्टर्स जो होते हैं, इनको अगर नाइट्रेट मिल जाता है तो ये उससे भोजन अपना बना सकते हैं. और जो नाइट्रोसोमोनास होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्राइट से अपना भोजन बनाते हैं. तो चाहे सल्फर मिल जाए, चाहे आयरन मिल जाए, चाहे नाइट्रेट मिल जाए, चाहे नाइट्राइट मिल जाए, ये ऑर्गेनिज्म इन केमिकल्स की मदद से अपना भोजन बना सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कीमोट्रॉफ्स. These chemotrophs are capable of forming their food by help of certain chemicals, like sulfur bacteria can form the food by help of sulfur.
Iron bacteria can form its own food by the help of iron. The nitrobacters are capable of forming their own food by help of the nitrates. And then nitrosomonas are the organisms, these are the microorganisms which are capable of forming the food by help of the nitrites. So that's why these are the organisms which are capable of forming their food by help of the chemicals, so they are called as chemotrophs. ये जो जीव जो अपने विभिन्न प्रकार के रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं, इनको कहा जाता है रासायन संश्लेषी। दूसरे होते हैं जिनको फोटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोट्रॉफ्स आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर फूड बाय हेल्प ऑफ द सनलाइट। दे ओनली नीड द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, एंड दे कैन फॉर्म देयर ओन फूड। एंड मेजॉरिटी प्रोड्यूसर्स ऑन दिस अर्थ आर द फोटोट्रॉफ्स। अधिकांश जीव जो इस पृथ्वी पर हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और वो सूर्य प्रकाश की सहायता से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और ये वो निर्माता हैं जो पूरी पृथ्वी के अधिकांश जीवधारियों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दीज फोटोट्रॉफ्स आर द बेसिक प्रोड्यूसर्स ऑन दिस अर्थ, एंड दे प्रोवाइड द मेजर क्वांटिटी ऑफ द नरिशमेंट, or you can say the major quantity of the nutrition to most of the organisms on this earth. Some of the animals are directly dependent on the plants, and that's why they can directly utilize the material which is produced by the plant. But number of animals, those which are not feeding on the plant material, those are of carnivorous behavior, they are actually utilizing the energy which is being trapped by the autotrophs. There is a quotation that ultimate source of energy in the biological system is sunlight. इस पृथ्वी पर ऊर्जा का, जीवधारियों में ऊर्जा का मूल स्रोत जो होता है वो सूर्य प्रकाश ही होता है। तो वहीं से ये फूड इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दैट्स व्हाई ऑटोट्रॉफ्स प्ले और द फोटोट्रॉफ्स प्ले बेसिक रोल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ द फूड, एंड दे आर द बेसिक प्रोड्यूसर्स, द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन। नाउ there is another type of the organism which is called as mixotrophic type of the organism. This is first was the autotrophic, second is the mixotrophic. एक पहली प्रजाति की बात की वो तो थे स्वयंपोषी। स्वयंपोषी के बाद दूसरे ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, या जो मिक्सोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। सो मिक्सोट्रॉफिक एनिमल्स आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन फूड, but if the sunlight is not available, they can indicate in phagocytic behavior. So these animals which are capable of indicating the autotrophic as well as the heterotrophic type of the behavior are called as mixotrophic type of organism, and the best example is Euglena. बहुत से जीवधारी ऐसे होते हैं, ये पहली कैटेगरी जो हम लोगों ने पहली बात की वो थी स्वयंपोषी की। दूसरी श्रेणी जो होती है वो होती है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक जो होते हैं ये द्विपोषी होते हैं, यानी इनके पास दोनों जो हैं प्रकार की स्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। ये दोनों प्रकार से पोषण कर सकते हैं, यानी कि अगर सूर्य प्रकाश उपलब्ध है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये अमीबा की तरीके से फैगोसाइटोसिस करके, सर्कम्वुलेशन करके भी फूड को ट्रैप कर सकते हैं और फूड ले सकते हैं। तो इनका ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर भी होता है, स्वयंपोषी बिहेवियर भी होता है और विषमपोषी बिहेवियर भी होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो होता है दैट इज़ यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, पर यदि किसी कारण से अपना भोजन नहीं बना पाए हैं, ऐसी स्थिति में ये अमीबा की तरीके से भक्षण कर लेते हैं भोजन का बाहर से सीडोपोडिया बना करके, और इस तरह से दोनों तरह का बिहेवियर इनमें पाया जाता है, दोनों तरह का व्यवहार इनमें पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक के बाद जो अगली श्रेणी आती है पोषण की वो है हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने, ऑटोट्रॉफ्स ने जो भोजन बनाया था उस भोजन पर या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहने वाले लोगों पर आश्रित रह करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। सो दे आर द हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड and they are dependent on any other organic material of plant or animal origin.
ये चाहे प्लांट ओरिजिन का मटेरियल हो और चाहे एनिमल ओरिजिन का मटेरियल हो, उस पर ये निर्भर करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के कई प्रकार होते हैं, उनमें से पहला प्रकार जो है वो है पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म्स आर दोज विच आर not at all capable of forming their own food. Even their digestive system is also not well developed, and that's why for their food, for their space, they are completely dependent on any other organism. पर परजीवी वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इनके पास पाचन तंत्र का भी अभाव होता है, और ऐसी स्थिति में ये लोग सामान्यतः किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने रहने के स्थान के लिए, खाने की चीज़ों के लिए निर्भर करते हैं। और सामान्यतः ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें या तो ये एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम सिक्रीट करके तब चीज़ों को डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करते हैं, या ये शक्कर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनसे ये फूड को एब्जॉर्व करते हैं, या ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये दूसरी किसी एनिमल के अंदर रह करके वहाँ से आसपास के एनवायरनमेंट से जो फूड होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको एब्जॉर्व करते रहते हैं। तो इनमें से जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ फंजाई विच आर ऑफ पैरासिटिक नेचर। बहुत सारी फफूंदियाँ ऐसी होती हैं, फफूंद ऐसे होते हैं जो परजीवी नेचर के होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, द मलेरियल पैरासाइट, and the Ascaris is also one of the good example of the parasitism, and there are number of the parasites. There are viruses, bacteria, the protozoans, and most of the animals which are not capable of forming their own food are dependent for their food on any other animal, and they are called as parasites. पैरासाइट्स का डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में कभी बाद में बात करेंगे कि पैरासाइट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे। आज जो बात कर रहे हैं वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, और इस आश्रय के कारण ये अपनी जो पराजीविता है, जो व्यवहार है जिसके कारण ये पूर्ण रूप से आश्रित हैं दूसरे पर, इसी कारण को परजीवी कहा जाता है या पैरासिटिक कहा जाता है। Second category is called as saprozoic or saprophytic. If you are talking about the plants, then we'll call it saprophytic. वो पौधे जो सड़ते हुए, गलते हुए, डिकम्पोज होते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, वो प्लांट कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स। और जो एनिमल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, डिकम्पोजिंग डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोजोन्स। सैप्रोफिटिक बिहेवियर वो होता है जब कोई जीवधारी किसी सड़ती मरी हुई वस्तु पर वृद्धि करता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। सैप्रोजोन्स आर द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट्स और एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो या डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल हो, कोई मरा हुआ जीव हो या सूखी टूटी फूटी पत्तियाँ पड़ी हों या कोई फल पड़ा हो, तो उस पर ये ग्रो करेंगे। जो सड़ रहा है, जो नष्ट हो रहा है, उस पर ग्रो करेंगे। इनमें होते क्या, बहुत सारे के फंजाई ऐसे होते हैं जिस पे ग्रो करते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी देयर आर नंबर ऑफ द एग्जांपल्स, वी आर टेकिंग ओनली फ्यू एग्जांपल्स। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मैगट। जो मक्खी का लार्वा होता है, मक्खी हमेशा जो कोई शरीर सड़ रहा है, किसी जीवधारी का शरीर सड़ रहा है, मक्खी उसमें अंडे दे देती है, और जब अंडे हैच करते हैं तो उनसे जो मैगट्स निकलते हैं, जो लार्वा निकलता है, वो लार्वा फीड क्या करता है, वो उसी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करता है। तो ये मैगट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सैप्रोजोन्स और सैप्रोजोइक बिहेवियर। दे इंडिकेट द सैप्रोजोइक बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इन द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक जो होती है, ये सबसे ज़्यादा जो विस्तृत रूप से जिसकी व्याख्या हुई है, वो होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन की होती है। ये पोषण की विधियों में से तीसरी विधि है। होलो मीन्स कंप्लीट, जोइक मीन्स एनिमल। दिस इज़ द कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ये पूर्णतः जंतु सदृश पोषण की विधि है, इसलिए इसको कहा गया होलोजोइक। ये होलोजोइक एनिमल जो होते हैं, इनमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हर होलोजोइक एनिमल में फूड को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, फूड को पहचानने की कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा उसमें इंजेस्शन ऑर्गन होंगे, इंजेस्ट करने के लिए, भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख गुहा होगी, एक वेल डेवलप्ड आहार नाल होगी,
यानी इनमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और साथ साथ बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका इजेक्शन भी होता है. So that's why in Holozoic animals, the well-developed alimentary canal with the special type of sense organ to detect the food is present. जितने भी होलोजोइक एनिमल्स होते हैं इनमें एक तो भोजन के पहचानने की क्षमता होती है, विशेष प्रकार के संवेदांग होते हैं, हमारी नाक है, आँखें हैं और स्वाद कलिकाएँ हैं जबान के ऊपर, तो ये सब जो है भोजन को पहचानने का काम करते हैं. तो डिटेक्शन ऑफ फूड होता है. इसके बाद इनमें एक वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है. देयर इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प्स इन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली द इजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल. यानी एक मुख द्वार होगा, एक मल द्वार होगा, बीच में आमाशय होगा, हारनाल होगी और इसमें पूरे भाग में अलग अलग जगहों पे भोजन का पाचन होगा, अवशोषण होगा, मुंह से भोजन ग्रहण किया जाएगा और मल द्वार से शरीर से बाहर निकाला जाएगा. तो ये सभी होलोजोइक एनिमल्स में ये चीज़ होगी. नाउ होलोजोइक एनिमल जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं. इनमें से फर्स्ट कैटेगरी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज हर्बीवोर्स एनिमल्स. हर्बीवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं. हर्बीवोर्स आर द प्योर वेजिटेरियन एनिमल्स. दे ओनली डिपेंड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट्स. हर्बीवोर्स केवल प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते. तो हर्बीवोर्स जो होते हैं इनकी भी फर्दर कई टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड एज फाइटोफैगस. तो दिस फाइटोफैगस ऑर्गेनिज्म आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द लीव्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. फाइटोफैगस वो होते हैं जो पौधे की पत्तियों या पौधे के कोमल भागों पर निर्भर करते हैं. इनमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द एलिफेंट, देन रैबिट, शीप, गोट, कैटल्स. ऑल दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर of herbivores nature or they are phytophagous nature. Then one of the very important example is the tadpole larva of the frog. Tadpole larva of the frog is purely herbivores. It just attaches itself with the any plant in the water body and it scratches the surface of the cell and then feeds on the cell sap. So this is the tadpole larva is also the herbivorous animal. Along with that, the larvae of most of the insects आर ऑफ हर्बीवोर्स नेचर. कैटरपिलर देखे होंगे जो पत्तियां खाते रहते हैं, जो अलग अलग तरह के जो तितलियां होती हैं उनके जो लार्वल स्टेज होती है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, वो पत्तियां खाती हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, फाइटोफैगस और एनिमल्स वो होते हैं जो पौधे के कोमल भागों का भक्षण करते हैं और ये पौधों पर आश्रित रहते हैं. दूसरी श्रेणी जो होती है वो कहलाती है फ्रूगीवोरस. फ्रूगीवोरस आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द फ्रूट्स ओनली. ये मूलतः भोजन जो इनका होता है वो फल होते हैं. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो तोता होता है. द पैरट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूगीवोरस एनिमल. इसकी बीक की एक स्पेशल स्टाइल होती है जिससे ये फल की सतह को खुरस सकता है और उसको खा सकता है. सो फ्रूगीवोरस एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो पैरट का हो जाता है. इसके अलावा बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो फल खाने वाले हैं, बट उनमें से मंकी इज़ वन ऑफ द कॉमन एनिमल. आज की स्थितियाँ फ़र्क हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से, जंगलों के कट जाने की वजह से बंदरों को अब मजबूरी में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं जो उनका मूल भोजन नहीं है, मगर मूलतः जो बंदर थे ये फ्रूगीवोरस नेचर के हुआ करते थे. और तीसरी कैटेगरी जो होती है हर्बीवोर्स में यानी शाकाहारी जीवों में, जो तीसरी श्रेणी है दैट इज़ द ग्रेनिवोर्स. द थर्ड कैटेगरी ऑफ द हर्बीवोर्स एनिमल इज़ ग्रेनिवोर्स. दिस ग्रेनिवोर्स एनिमल डिपेंड ऑन द ग्रेन्स और सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स. ये जो ग्रेनिवोर्स होते हैं ये विभिन्न पौधों के बीजों या उनके दानों पर निर्भर करते हैं. ऐसे जानवरों की एक बड़ी खासियत होती है कि इनकी चोंच की बनावट ऐसी होती है, नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है. पॉइंटेड होने के नाते वो आसानी से ज़मीन से सतह से दाना उठा सकते हैं. तो जितने भी ग्रेनिवोर्स होते हैं इनकी चोंच हमेशा नुकीली पॉइंटेड होती है. कबूतर आपने देखा होगा, गौरैया देखी होगी, बहुत सारी चिड़ियाँ ऐसी होती हैं इनकी बीक जो होती है वो पॉइंटेड नेचर की होती है और वो सतह से भोजन उठाने में उसको मदद मिलती है. ग्रेन्स खा पाते हैं वो. ऐसी चिड़ियों को अगर आप कुछ और खाने को देंगे तो आसानी से नहीं खा पाएंगे. उनके लिए वो पिक करना आसान है तो इसलिए वो ग्रेन्स ही खाते हैं. तो इसके आधार पर कभी इसीलिए क्या होता है, आमतौर से फीडिंग हैबिट का पता एनिमल के माउथ पार्ट से पता चल जाता है. तो यहाँ पर जो ग्रेनिवोर्स होते हैं ये ग्रेन्स खाने वाले हैं और इनमें पॉइंटेड बीक्स होती हैं. यहाँ पर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो एनिमल्स होते हैं फाइटोफैगस नेचर के,
इनको चूँकि या तो चरना है या कुतर के खाना है, ग्रेजर्स हैं या ब्राउजर्स हैं, तो इनके इंसाइजर्स हमेशा बहुत विकसित होते हैं। और साथ साथ कुतर के खाने के बाद उनको भोजन को चबाना है, तो चबाने के लिए क्या आवश्यक है कि इनके मोलर विकसित हों। तो इसलिए जितने भी फाइटोफैगस मैमल्स होते हैं, फाइटोफैगस मैमल्स में हमेशा इंसाइजर्स और मोलर्स काफ़ी विकसित होते हैं। जितने भी फाइटोफैगस ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल दोज मैमल्स विच आर ऑफ फाइटोफैगस नेचर, द इंसाइजर्स एंड मोलर्स आर वेल डेवलप्ड। Then second category of the Holozoic animals is omnivores. Omnivores are capable of utilizing any type of food material. ये कोई भी भोजन उपलब्ध हो ये उसको खा लेते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। ये द्विभक्षी होते हैं, ये अपना भोजन जो है वो पादप पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं और वो जीवित पदार्थों से, जीवों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनको कहा जाता है ओमनिवोर्स हैं, यानी समभक्षी होते हैं, ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी होने के नाते ये पौधे भी खा लेंगे और ये जानवर भी खा लेंगे, तो उनको ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ओमनिवोर्स में जो है वो जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच आपके किचन में रहता है, जो भी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होगा उसको खा लेता है। बहुत से और दूसरे इंसेक्ट ऐसे हैं जो भी अवेलेबल होगा उसको खा लेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ओमनिवोर्स नेचर के हो जाते हैं। चूहे की बात करें, चूहा भी ओमनिवोर्स नेचर का हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो आपके किचन जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ पर अगर वेजिटेबल मटेरियल अवेलेबल है तो उसको भी कुतर के खा लेगा, और अगर वेजिटेबल मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो अगर वो एनिमल मटेरियल है, एनिमल टिश्यू है, तो उसको भी खा लेगा। तो इस तरह से वो भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। मैन जो है वो भी इसी कैटेगरी का होता है, ओमनिवोर्स होता है। मैन इज़ ऑल्सो ओमनिवोर्स इन नेचर। मैन इनिशियली जब बनना एवोल्यूशन शुरू हुआ था मैन का, तो उस समय क्या हुआ था, मैन जो था ये इंसेक्टिवोरस हुआ करता था। जो ट्री श्रूज हुआ करते थे जहाँ से मैन का एवोल्यूशन हुआ, तो ये इंसेक्टिवोर्स नेचर के थे। इंसेक्टिवोर्स के बाद इन लोगों ने कार्निवोर्स मोड ऑफ लाइफ अडैप्ट किया, और कार्निवोर्स के बाद फिर ये ऑमनिवोर्स हुए, और फिर अब जा कर के कुछ लोग प्योरली हर्बीवोर्स हैं, कुछ प्योरली कार्निवोर्स हैं, तो वो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया। पर आज भी मनुष्य जो है ये इसके जो दंत विन्यास है वो इस प्रकार का है कि वो दोनों प्रकार का भोजन ले सकता है। मैन का जो डेंटिशन है ये हेट्रोडोंट होता है, यानी सभी प्रकार के दांत हैं हमारे मुंह में। इंसाइजर भी हैं, कैनाइन भी हैं, प्रीमोलर भी हैं, मोलर भी हैं। और जो मोलर टीथ होते हैं ये इनके उभार जो होते हैं ये गुंबदाकार होते हैं, इन्हें ब्यूनोडोंट कहा जाता है, ताकि ये भोजन को आसानी से चबा सकें, पीस सकें, क्रश कर सकें। तो इनका जो डेंटिशन मैन का होता है ये बाकी बहुत, वैसे तो डेंटिशन अलग एक पूरी बात है, यहाँ केवल बेसिक दो बातें याद रखिए। मैन हेट्रोडोंट है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के विषम दंती है, सभी प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और साथ ही साथ उसके जो मोलर्स होते हैं ये ब्यूनोडोंट नेचर के होते हैं, यानी जो डेंटल कस्प होता है, जो दांत का क्राउन होता है, ये गुंबदाकार होता है ताकि भोजन को ठीक से पीस सके। मगर ये सब दांत जो हैं ये सभी दांत समान रूप से विकसित हैं। क्यों? क्योंकि हम हर तरह के भोजन खाने के सक्षम हैं, किसी एक प्रकार की पोषण नहीं लेते, इसलिए हमारा डेंटिशन जो है ये हेट्रोडोंटस होता है। और साथ ही साथ हम जो हैं ये सर्वभक्षी हैं, या जिसे कहते हैं ओमनिवोर्स हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है होलोजोइक की, ये कहलाती है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो जीव होते हैं जो शुद्ध मांसाहारी होते हैं या जो एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन फूड, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल, बट दे फीड ओनली ऑन द एनी अदर एनिमल। जो कार्निवोरस होते हैं ये सदैव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीवों को कार्निवोर्स कहा जाता है। कार्निवोर्स जो होते हैं ये एक्चुअली जो हमारे इकोसिस्टम में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड के कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन अलग अलग होती है, पर वो सब जो हैं वो हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो होलोजोइक हैं, जो कार्निवोर्स हैं। तो कार्निवोर्स वो जीवधारी हैं जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ये पोषण स्तर पे अगर देखा जाए इकोसिस्टम में, तो पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पहली कैटेगरी जो होती है तो प्रोड्यूसर्स की होती है। इसके बाद जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर तो हमेशा शाकाहारी होते हैं, यानी ये वाले सारे जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। पर इनको खाने वाले यानी सेकंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर जो होते हैं वो सब के सब कार्निवोर्स होते हैं। तो इस तरह से कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच आर
dependent on any other animal. Carnivores are of several type. Carnivores बहुत कई प्रकार के होते हैं. उनमें सबसे पहली जो टाइप है that is predator. Predators are also called as hunters. ये किसी शिकार को, किसी जंतु का शिकार करते हैं और तब उसे खाते हैं. वो चाहे छिपकली कीड़े को खाए और चाहे शेर हिरन को खाए. दोनों स्थितियों में ये क्या हुआ, ये प्रिडेशन हुआ, हंटिंग हुई. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं. प्रिडेशन में क्या होता है, बड़ा जानवर अपने से छोटे का शिकार करता है, पर पैरासिटिज्म जो होता है ना, इसमें छोटा जानवर अपने से बड़े का शिकार करता है. बैक्टीरिया तो बहुत छोटा था, प्रोटोजोन बहुत छोटा था, हमारी बॉडी पे आया. तो पैरासिटिज्म में हमेशा क्या होता है कि छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े पर डिपेंड करता है, पर प्रिडेशन में क्या होता है, बड़ा एनिमल अपने से छोटे का शिकार करके उसको खाता है. तो प्रिडेटर्स आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ हंटिंग एंड किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. और इनमें बहुत सारे जानवर हैं, शेर है, चीता है, और हम लिजर्ड्स की बात कर सकते हैं, स्नेक्स की बात कर सकते हैं. ये सब जो होते हैं ये सब प्रिडेटर्स होते हैं. इनमें से अभी हम जो बात करें कि बीच बीच में मैमल्स के डेंटिशन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो प्रिडेटर्स जो होते हैं इनमें ये कार्निवोर्स नेचर के हैं. और कार्निवोर्स की खासियत ये होती है, इनका जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो कार्निवोर्स होते हैं, इनके दांत जो होते हैं हमेशा पॉइंटेड होते हैं, नुकीले नुक जो होते हैं कीलों जैसे होते हैं. इन्हें कार्निशियल टीथ कहा जाता है. इनमें इंसाइजर बहुत डेवलप्ड होते हैं. आपने कुत्ते में देखा होगा, बिल्ली में देखा होगा, शेर में देखा होगा. इनके इंसाइजर बाहर निकले हुए दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी बड़े दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो फ्लैश को टीयर करने में, टीज करने में मदद करते हैं, मांस को फाड़ने में मदद करते हैं. तो इनके कैनाइन वेल डेवलप्ड होते हैं. ऐसे दांतों को, जिनमें नुकीले दांत होते हैं, उनको कार्निशियल टीथ कहा जाता है. तो दांत देख के भी बता सकते हैं कि जानवर क्या खाता था. दूसरी कैटेगरी जो होती है वो इंसेक्टिवोर्स की होती है. इंसेक्टिवोर्स आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स. मेढक इंसेक्ट्स खाता है, कैमलियन, गिरगिट, ये सब इंसेक्ट्स खाते हैं. और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंटीटर्स की, चाहे स्पाइनी एंटीटर हो और चाहे स्केली एंटीटर हो. दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एंटीटर्स जो होते हैं ये एंट्स को खाते हैं, चींटियों को खाते हैं. एंटीटर्स की बड़ी खास बात होती है, इनकी टंग बड़ी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. ये टंग लटका के बैठ जाते हैं और चींटियाँ उस पर चिपक जाती हैं, ये टंग को अंदर कर लेते हैं और उस तरह से वो भोजन ले लेते हैं. पर जो वो है मेढक है, मेढक क्या करेगा, अपनी ज़बान की मदद से फूड लेता है. कैमलियन भी अपनी टंग की मदद से फूड लेता है. तो ये एंटीटर जो होते हैं ये और जो फ्रॉग्स हैं, कैमलियन है, कैलोटेस है, ये सब इंसेक्टिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज कैनिबल्स. कैनिबल्स आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग देयर ओन स्पीशीज़. कैनिबल्स वो होते हैं जो अपनी ही प्रजाति का भक्षण करते हैं. इनमें बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो अपनी प्रजाति के जीवों को खा लेते हैं. इनमें रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं. कभी कभी पिग और डॉग वगैरह भी अपने बच्चों को खा लेते हैं. ऐसी कंडीशन में ये कैटेगरी, जबकि कोई एनिमल अपने ही स्पीशीज़ के एनिमल को खाए तो उसे कैनिबलिज्म कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है पिसियोवोरस. पिसियोवोरस आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द फिशेज ओनली. ये लोग वो हैं, ये जीवधारी वो होते हैं, वो जंतु वो होते हैं जो कि मछलियाँ खाते हैं. मछलियाँ खाने के लिए जाहिर है मछली पकड़ने का इंतजाम होना चाहिए, तो इनकी जो बीक होती है दैट इज़ ऑलवेज ए स्पैचुला लाइक. And margin of the beak is denticulate, so that's why they can easily hold the fish. तो इनकी बीक जो होती है, जो चोंच होती है ऐसे जीवधारियों की, वो हमेशा स्पेशल लाइक होती है और ये मछलियाँ खाते हैं. इनमें एग्जाम्पल जो है वो हैं डक्स हैं, क्रेन्स हैं. इनमें जो बहुत सारी बर्ड्स जो कि किसी भी वाटर बॉडी के किनारे किनारे आसपास रहती हैं, वो भी पिसिवोरस हो सकती हैं, मछलियाँ खा सकती हैं, मछलियाँ खाती हैं. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज लार्विसाइडल. लार्विसाइडल फिशेज आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द लार्वा. लार्विसाइडल फिशेज एक तरह से इंडायरेक्टली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं. लार्विसाइडल फिशेज भी होते हैं, लार्विसाइडल प्लांट भी होते हैं. आपने पढ़ा होगा यूट्रिकुलेरिया के बारे में. यूट्रिकुलेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट जो कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में होते हैं उनको खाता है.
तो वो लार्वा भी खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि दो एनिमल्स और द प्लांट्स विच आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन द लार्वी आर कॉल्ड एज लार्विसाइडल और लार्विवोरस एनिमल्स। एंड लार्विवोरस के बड़े अच्छे एग्जाम्पल जो हैं दो हैं, जो कि एक्चुअली नॉन पोल्यूटिंग किलिंग ऑफ मॉस्किटो लार्वी के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ गैम्बूजिया एंड मिनो। दीज आर द फिशेज विच आर लार्विसाइडल फिशेज एंड दे फीड ऑन द लार्वी ऑफ द मॉस्किटो। तो गैम्बूजिया फिश जो है वो और मिनो दोनों ही मछली के ये दोनों मछलियाँ जो हैं ये मच्छर के लार्वा को खा लेते हैं। नेक्स्ट इज एगिवोरस। एगिवोरस आर दोज विच फीड ऑन द एग। एगिवोरस ऐसा नहीं होता कि केवल अंडे खाएं, मगर ये अंडे भी खा लेते हैं। तो इनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ द स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अंडे खा लेते हैं। नेक्स्ट इज सॉन्गिवोरस। सॉन्गिवोरस एनिमल्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सॉन्गिवोरस आर द ब्लड सकर्स। दे फीड ऑन द ब्लड ओनली। ये केवल ब्लड खाते हैं, ब्लड पीते हैं। और ब्लड पीने की वजह से क्या होता है, जाहिर है कि इनके मुखांग जो होते हैं दे आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द पर्पज दे कैन पेंट्रेट इन द बॉडी इन द स्किन एंड दे कैन रीच अप टू द ब्लड वेसल एंड फ्रॉम देयर दे एब्जॉर्ब टेक अप द ब्लड। ये जो भी सॉन्गिवोरस एनिमल्स होते हैं देयर माउथ पार्ट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड दे take the blood as their meal. And one of the important thing is with their saliva is that saliva of these all songivorous animal contains anticoagulant to prevent coagulation of the blood inside their alimentary canal. जितने भी रक्तपोषी जीव होते हैं इनके मुखांग तो विशेष प्रकार के होते ही हैं, पर साथ ही साथ क्या होता है इनकी जो सलाइवा होती है, लार होती है, उनमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। और वो एंजाइम जो होता है वो उसमें एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट नेचर के होते हैं, जो रक्त को जमने नहीं देते। तो जब ये रक्त पी लेते हैं तो रक्त जब इनके आहार नाल में पहुंच जाता है तो वहाँ रक्त जमने न पाए, इसलिए ये लोग उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं और उसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर हमेशा ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इनमें कॉमन एग्जाम्पल जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द लीच, दैट इज़ द ब्लड सकर। द अदर इज़ द बग जो खटमल होते हैं। टिक्स जो हैं जानवरों की बॉडी पाए जाते हैं, टिक्स जो हैं दे आर ऑल्सो ब्लड सकर्स। एंड देन मॉस्किटो। मॉस्किटो में केवल फीमेल मॉस्किटो ही खून पीती है। मेल मॉस्किटो में चूंकि माउथ पार्ट स्पेशलाइज नहीं होते, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग द ब्लड एज अ मील, but only female mosquito is capable of taking the blood as a meal because they have got the specialized type of the mouth parts. तो केवल फीमेल मॉस्किटो ही खून पीने वाली होती है। और इसके अलावा जो हम लोग बात कर सकते हैं तो एक बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है दैट इज़ पॉलिस्टोमम। पॉलिस्टोमम जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फिशेस के गिल्स पर पाए जाते हैं, एक तरह के प्लेटीहेल्मिन्थ के एनिमल होते हैं। ये भी ब्लड जो हैं ये ब्लड सकर्स होते हैं और ये वहाँ पर गिल्स पे अटैच होकर के मछलियों की वहाँ से ब्लड सक करते रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्कैवेंजर्स। Scavenger is something very much similar to the you can say the saprozoan, but one of the important thing is that saprozoans usually grow on the decomposing organic material, but the scavengers only grow on the dead animal which is not completely decomposed, which is not in the process of decomposition, it is just died. So most number of the animals are there which feed on the dead animals ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी जंगल में कोई शेर मर गया, कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, तो जब पूरा जंगल हम लोग आज जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था उसके पहले की बातें करें तो जंगल में अगर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है तो उसको गिद्ध खा के साफ करते थे। तो इसलिए द वल्चर्स, क्रो आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्कैवेंजर्स। इन द ओशन the scavenger behavior has been indicated by the echinoderms। जो समुद्र होता है इसमें अथाह संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जीवधारी मरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, उनके काबरी पदार्थ नीचे बैठते रहते हैं, समुद्र की सतह पर इकट्ठा होते जाते हैं और समुद्र की सतह पर मौजूद echinoderms जो होते हैं वो इनको खा के साफ करते रहते हैं। सो echinoderms which are of exclusively marine habit are also called as sweepers of the sea and they keep the surface of the
बॉटम ऑफ द सी क्लीन बाय देयर स्कैवेंजिंग बिहेवियर। हमारे कार्निवोरस की जो आखिरी कैटेगरी है वो स्वाइलिवोरस होती है। स्वाइलिवोरस को प्योरली हम कार्निवोरस नहीं भी कह सकते, मगर चूँकि ये सभी प्रकार की चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं, मट्टी खाते हैं, तो मट्टी में क्या होता है कि मट्टी जो है उसमें जीवधारी भी होते हैं, पत्ते, पेड़ पौधे, पत्तियाँ सभी कुछ होते हैं, सड़ी गली पत्तियाँ, मीले जीवधारी जो होते हैं उन सबको खाने का काम करते हैं। तो मिट्टी खाने वाले जानवर जो होते हैं उनको हम लोग स्वाइलिवोरस या डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस वो होते हैं जिनमें डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, और सॉइल में चूंकि वो मटेरियल होता है इसलिए स्वाइलिवोरस या डेट्राइटस कह सकते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल इज द अर्थवर्म। अर्थवर्म इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। And the last category is coprophagic. Coprophagic form of the organism are those which are capable of feeding on the fecal matter. ये मलभक्षी होते हैं, मल खाने वाले जीव होते हैं। तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो मल में उपस्थित जो कार्बनिक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका उपभोग करने के लिए, उनको खाने के लिए, उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए मलभक्षी व्यवहार करते हैं। इनमें से कॉमन एग्जाम्पल जो है, एक तो होता है रैबिट। रैबिट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कैप्रोफैजी। और उसके अलावा पिग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कैप्रोफैजी बिहेवियर। इसके अलावा डंग बीटल, जो गोबरेला जो होता है वो गोबर खा लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो कॉप्रोफैजिक नेचर के होते हैं। तो ये जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये एक्चुअली डिसाइड करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि पोषण के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और प्रकार यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, वो भोजन के आकार पर निर्भर करता है, यानी साइज़ क्या है फूड का। Macrophagic only feeds on the very small animals or the organic material present in the water. The best example is sponges. There are macrophages, those which take the bulk of food material, the large food material, like us, like most of the animals are of macrophagic type. And there are some animals which are of filter feeders, like in the case of the Unio, like in the case of the Lamnids. Most of the bivalves are फिल्टर फीडर्स। ये क्या करते हैं, अपने सिलिया से भोजन को छान लेते हैं और छान करके उसको ढकेल के सिलिया से मुंह के पास कर देते हैं और निगल लेते हैं। तो इस तरह से इसमें तीन प्रकार हुए। वन इज ऑफ द टाइप माइक्रोफैजिक। माइक्रोफैजिक आर कैपेबल ऑफ फीडिंग वेरी स्मॉल फूड पार्टिकल लाइक स्पॉन्जेस। सेकेंड इज मैक्रोफैजिक, दे टेक अ रिलेटिवली लार्जर फूड मटेरियल like most of the animals. And third is filter feeders. These animals take the small food material but after filtering by help of the cilia. तो ये जो जीवधारी होते हैं, जो फिल्टर फीडर्स होते हैं, ये अपने सिलिया की मदद से भोजन को फिल्टर करके खाते हैं। तो ये हुई बात आज की रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन्स के बारे में। अगली बात जो हमारी होगी वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हार्मोन के बारे में होगी। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो कुछ भी आता है वो आपको बता सकूं। ये मेरे वीडियोस जो हैं ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो जैसे कि पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, नीट हुआ, नेट एग्ज़ाम्स हुए, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए जिनमें बायोलॉजिकल साइंसेस पूछी जानी है। इवन अगर आप 10+2 लेवल में पढ़ते हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, सभी कंडीशंस में, सभी लेवल पर ये आपके लिए काम आएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद इन्हें शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।